नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 8वें वेतन आयोग को लेकर नई बहस छिड़ गई है। डिफेंस कर्मचारियों की यूनियन कह रही है कि टीओआर यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ऐसी खामियां हैं जिनसे 69 लाख पेंशनर्स जो हैं प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन ने भी अपनी मांगों की लिस्ट जो है वो तैयार कर ली है। यूनियन की मांगों को यूनियन की जो है केंद्रीय वर्किंग कमेटी की बैठक के मुख्य बिंदुओं को जो है आज के मनी सेंट्रल में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को तो मंजूरी दे दी, लेकिन टीओआर यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर रार जो है वो बरकरार है। डिफेंस कर्मचारियों की एक बड़ी यूनियन AIDEF ने सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा कि 8वें वेतन आयोग की शर्त यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बहुत बड़ी कमी। 69 लाख जो है पेंशनर्स को बाहर कर दिया गया। क्या पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग में DA का फायदा नहीं मिलेगा? क्या पेंशनर्स और कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी जो है वो मिलना बंद हो सकता है? इन सारे सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे फूड डिलीवरी से लेकर पार्सल पहुंचाने तक जिन कामों पर लाखों युवाओं का जो सहारा टिका है, वहीं नौकरियां जो हैं अब ड्रोन और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार के नीचे डगमगाने लगी। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट इनकी नौकरियां छीन लेंगे? आसान भाषा में इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे JP मॉर्गन के CEO जेमी डिमॉन। इन्होंने अमेरिका को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि संभल जाओ, नहीं तो यूरोप जैसा हाल हो जाएगा। CEO की चेतावनी को विस्तार से डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी। ये एक 3 सदस्यीय कमेटी है जिसकी अध्यक्षता जो है न्यायमूर्ति रंजना देसाई करेंगे। लेकिन जैसे ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें काफ़ी जो बढ़ने लगी, तब वहीं पर जो है TOR वाला मामला फंस गया। कहा गया कि TOR में कई चीज़ें जो हैं वो गायब है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और AIDEF जो कि डिफेंस कर्मचारियों की एक बड़ी यूनियन है, इन लोगों के बाद अब ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन ग्रुप C ने भी 8वें वेतन आयोग को दिए जाने वाले मेमोरेंडम यानी सुझावों की लिस्ट तैयार कर ली है। क्या है मेमोरेंडम में? यूनियन की मांगे क्या है? प्रवीण सर से एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ओवर टू यू सर। जैसे ही 8वें वेतन आयोग की 10 महीने के बाद जो ऐलान किया गया, TOR की बात कही गई, उसी समय से देखिए जो है रार जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है सर। पहले एटक की जनरल सेक्रेटरी से हम लोगों की बातचीत हुई, वो कह रही हैं कि लंबी चौड़ी उन्होंने फहरिस्त दे दी, कही कि इतनी समस्याएं हैं, कॉर्पोरेट्स को देना रहता है दे देते हैं, हम लोग को देना रहता है, फिस्कल प्रूडेंस की आप बात करते हैं। उसके बाद डिफेंस की जो यूनियन है डिफेंस कर्मचारियों की, वो आ गए हैं, कह रहे हैं कि उसमें तो पेंशनर्स को ही हटा दिया गया। 69 लाख पेंशनर्स का क्या होगा? DA मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तमाम अब देखिए पोस्टल जो है, पिछले मनी सेंट्रल में हम लोगों ने GDS को लेकर भी बहुत अच्छी कवरेज की थी। उसके बाद अब देखिए पोस्टल यूनियन के कर्मचारी कह रहे हैं कि भाई मेरा भी जो है समस्या सुनिए, और 15 लिस्ट है, 15 सब्जेक्ट्स है सर। क्या है पूरी खबर सर? नहीं, देखिए जाहिर तौर पे सरकार के 8वां वेतन आयोग बनाने, उसके मेंबर्स को के नाम तय करने और उसके बाद TOR को फाइनलाइज करने के बाद से अलग अलग जो कर्मचारी यूनियन जो हैं, केंद्र सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं, उनसे जुड़ी हुई जो कर्मचारी संगठन है, उनकी अपनी तरफ से मांगे आना, विरोध जो के स्वर जो है TOR को लेके, ये सब सुनाई देने लगे हैं जी। इसमें ही आपके डिफेंस एम्प्लॉयज़ के जो संगठन है उसकी भी बात आई है, और नई जो डिमांड आई है वो आपकी जो पोस्टल असिस्टेंट्स हैं उनके तरफ से आई है, उनके संगठन की तरफ से आई है। जो 2400 रुपये का ग्रेड पे है उसको बढ़ा के 4200 रुपये करने की मांग इस में की गई है। इसके अलावा जो 10+2 के बजाय सर कहा जा रहा है कि ग्रेजुएशन को मान्यता दी जाए, कामकाजी घंटों जो हैं उनको भी ध्यान में रखा जाए, फिर LSG HSG 1 HSG 2 के ग्रेड पे में सुधार की भी मांग कही जा रही है। जो ये नॉन फ्रिक्शनल ग्रेड है उनमें सुधार की बात कही जा रही है। बिल्कुल, अनुकंपा नियुक्ति को लेके भी उसमें डिमांड है। तो कई तरह की, अब देखिए हर जो डिपार्टमेंट है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अलग अलग जो विभाग हैं, उन सबसे अब आप ये मानकर चलिए कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं वो अपनी मांग देना शुरू करेंगे। जो अम्ब्रेला संगठन है उनके अलावा मान लीजिए जो NCJCM है जो सीधे इंटरेक्ट करेगा 8वें वेतन आयोग के साथ, उसके अलावा भी अलग से डिमांड्स आनी शुरू हो गई हैं। कर्मचारियों को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो उनका डिपार्टमेंट है या जो उनकी पर्टिकुलर जो डिमांड्स हैं वो कहीं अनअटेंडेड ना रह जाएं, उन पे सुनवाई ना हो। इसलिए जब पहली मीटिंग अभी होने को है उसके पहले ही
जो विभाग हैं उनकी डिमांड्स आना शुरू हो गई, और उसमें एक जो डिफेंस एम्प्लॉयज़ के जो संगठन है उसमें उन्होंने टीओआर जैसी जो मतलब पूरी की पूरे जो 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें आई उसकी जो बुनियाद है जी उस पर ही दरअसल सवाल उठा दिया है। जी, उन्होंने कहा है कि टीओआर को बदलने की मांग की है। कहा गया है कि जो लोग पहले रिटायर हो गए हैं उन्हें भी नए वेतन आयोग का फ़ायदा मिले, ऐसी बातें कहा जा रहा है। पेंशन बढ़ाने के लिए जो है नियम तय हों, जैसे कि कमिटेड पेंशन वाला भी मामला ही उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले 11 साल बाद पहले 15 साल के बाद माफ़ कीजिएगा मिलता था, उसको अब 11 साल कीजिए। हर 5 साल में पेंशन में जो है 5% की बढ़ोतरी हो, ऐसे भी मांगे रखी जा रही हैं सर। और सबसे बड़ी मांग ये है बॉस कि 8th पे कमीशन की जो सिफारिशें हैं उसको कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो, इसको भी सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि टीओआर में लिखिए इस बात को। हाँ, ये लिखा नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये जो कि पेंशनर्स की भी पेंशन का रिवीजन हो, इस तरह की भी बात टीओआर में नहीं लिखी हुई है। ये भी एक बिंदु बनाया है इस पूरे जो चिट्ठी एक जो वित्त मंत्री को भेजी गई है निर्मला सीतारमण को, उसमें इस बात को कहा गया है कि साहब पेंशनर का आपने यहाँ उनकी भी पेंशन रिवीजन होगी, इस बात का जिक्र इस पूरे टीओआर में नहीं किया गया है। तो क्या ऐसा ना हो कि जो 69 लाख पेंशनर्स हैं उनका हक से कहीं वो वंचित न रह जाए, इसको भी ध्यान में रखा जाए और सरकार इसमें जो सख्त क्राइटेरिया रखा गया है उसको भी उदार बनाए, आसान करे। जैसा एक जो पहले ही पॉइंट आ जाता है उसमें फिस्कल प्रूडेंस वाली बात, जिस पे हमने तमाम दफ़ा डिस्कशन किया, उसको लेके भी इसमें बात कही गई है। जी, आप प्रवीण साहब आपसे इस मुद्दे पर भी बात करना चाहेंगे। पुराने पेंशन सिस्टम यानी जो ओपीएस है उसको लेकर भी जो है मांग उठती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है इन तमाम कर्मचारी संगठनों के द्वारा कि इसको भी वापस लाया जाए। एनपीएस से मुझे बात बनती नहीं है, यूपीएस से भी बात बनती हुई नहीं दिख रही है। वी नीड ओनली ओपीएस। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, टीओआर में इस बात को लेके भी आपत्ति जो संगठन है वो उठा रहे हैं कि साहब टीओआर में कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि पुरानी पेंशन को लेके सरकार का क्या रुख है। हालांकि एक जो सेंटेंस है उसमें जिसको लेके भी हमने कई मरतबा बात की है, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी, हाँ, उसमें जो इम्पैक्ट ऑफ जो अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स की बात कही गई है, उसको ये माना जा रहा है कि सरकार ने ये चीज़ को लिखकर ये कहा है कि अब पुरानी पेंशन का आना नामुमकिन है। लेकिन फिर अलग अलग जो कर्मचारी संगठन है वो ये कह रहे हैं कि चूँकि यूपीएस के अब जो क्लोज होने का स्कीम क्लोज होने का टाइम अब सिर्फ 30 नवंबर तक का रह गया है, इसके बाद हम पुरानी पेंशन को लेके फिर से चीज़ों को, अपने आंदोलन को, बाकी चीज़ों को तेज करेंगे, क्योंकि इसमें जो रिस्पांस है कर्मचारियों का वो बहुत हल्का अभी तक दिखाई दे रहा है। जी, अब प्रवीण सर आपसे अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस जिसको लेकर इतनी रार हो रही है, उसके जो बिंदु हैं जिसको लेकर विवाद हो रहा है, उसको एक एक कर आपसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि आयोग जो है इन फैक्टर्स को ध्यान देगा, जो देश की आर्थिक स्थिति है और सरकारी खर्च में जो अनुशासन यानी जो फिस्कल प्रूडेंस की बात है उसको, सरकार के पास डेवलपमेंट और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त पैसा हो, ये कहा जा रहा है। सरकारी पेंशन योजनाओं पर जो है सरकार का जो बोझ है उसको देखा जाएगा। अगर राज्य सरकारों को सिफारिशें माननी है तो उनके फाइनेंस पर क्या असर पड़ेगा, ये भी जानने की बात हो रही है। फिर कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर में जो कर्मचारियों की जो वर्तमान जो तनख्वाह है, सुविधाएं और कामकाज है, उनकी भी स्थिति को मापा जाएगा। तो ये जो 5 बिंदु है सर, इन बिंदुओं को आप कैसे देख रहे हैं और क्यों इनको लेकर रार है? नहीं, देखिए, सरकार की तरफ से इसमें जो बिंदु रखे गए हैं इसमें कोई बिंदु ऐसा नहीं है जो कि इर्रेशनल हो या रेशनल, जिसमें रेशनलिटी ना हो, कि अतार्किक बिंदु सरकार की तरफ से लाया गया है। अगर सरकार ये कहती है कि आप जो वेतन और पेंशन का जो रिवीजन है उसको इस हिसाब से तय कीजिए जिसमें देश का जो फिस्कल प्रूडेंस है और या देश की जो आर्थिक स्थिति है उसका ख्याल रखा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी कर्मचारी से लेकर पूरे देश में जितने भी लोग हैं उनमें से किसी को भी इस बात पे आपत्ति होगी कि आप साहब देश की इकोनॉमी का ख्याल न रखें। अल्टीमेटली सबको इस देश की अर्थव्यवस्था का, देश की फिस्कल प्रूडेंस या जो सेहत है, देश की आर्थिक सेहत है, उसका ख्याल तो सबको रखना पड़ेगा। उसकी कॉस्ट पे कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन एटक की जो जनरल सेक्रेटरी साहिबा थी, उन्होंने कहा कि जब भी कर्मचारियों को पैसे देने की मांग आती है, सरकार ये मुद्दा आगे कर देती है कि हाँ भाई फिस्कल प्रूडेंस का क्या होगा, राजकोषीय घाटे का क्या होगा। तो उसको लेकर सरकार ने केवल एक बात कही है, सरकार ने ये कहा है कि आप जब आयोग जब अपनी अनुशंसाएं देगा तमाम कर्मचारियों से बात करके, तो उसमें इस बात का ध्यान जरूर रखेगा आयोग कि
देश की माली हालत कैसी है। जी। आप आउट ऑफ प्रोपोर्शन किसी को सैलरी हाइक करने की अनुशंसा सरकार के पास न भेजें। सारी चीज़ों पे एक होलिस्टिक व्यू आपको बनाना होगा और इसमें कुछ गलत बात भी नहीं है। उसके अंदर रहते हुए भी काम किए जा सकते हैं। 10 साल का वक्त हो गया है तो सैलरीज बढ़ना लाजमी है सरकारी कर्मचारियों की, और उसमें वो बढ़ाया भी जाएगा। सरकार ने आयोग गठित कर ही दिया है, सबसे राय मशविरा होगा, राज्यों की भी सेहत देखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि केवल केंद्र सरकार अपनी तरफ से तो कर दे, लेकिन इन्हीं सिफारिशों को, या जो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी तो इनको तकरीबन 10 का 10 राज्य सरकार भी लागू करेंगे। तो क्या राज्यों के खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा? वहाँ भी पड़ेगा। उनके पेंशनरों को दिया जाने वाला बिल भी बढ़ेगा और केंद्र सरकार का भी बढ़ेगा। तो सरकारों को अपने खजानों की भी फिक्र करनी होगी और इसमें कोई गैर वाजिब बात मुझे नज़र नहीं आती एटलीस्ट। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं सर। सड़क पर भागती बाइकें, पीठ पर भारी बैग और दिन रात दौड़ते डिलीवरी पार्टनर, ये हाल है देश के करीब 1.2 करोड़ लोगों का, जिनको गिग वर्कर्स कहा जाता है। ये लोग खाना पहुंचाने से लेकर सामान डिलीवर करने तक, कैब चलाने से लेकर डार्क स्टोर में पैकेजिंग करने तक का काम करते हैं। इनमें से ज़्यादातर युवा हैं, यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले मामला है, और पूरा समय इन्हीं काम पर जो है इनका निर्भर रहता है। लेकिन इनकी ज़िंदगी आसान नहीं। रोजाना 12 से 15 घंटे काम, हफ्ते में 6 दिन काम, ज़्यादा सुरक्षा नहीं है इनके कामों में, कमाई भी स्थिर है। कंपनी की गलती हो तो भी नुकसान जो है काम करने वालों को ही उठाना पड़ता है। हाल ऐसा है कि इनको ना तो पक्का कर्मचारी माना जाता है, ना ही इनके पास मंथली सैलरी, छुट्टी, बीमा, पीएफ जैसी जो है सुरक्षा होती है। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट जो है इनकी नौकरी छीन लेगा। प्रवीण सर, आपसे समझना चाहेंगे कि पूरा मामला है क्या, और पिछले कई बार जो हम लोग जो न्यूज़ डोमेन में रहते हैं तो ये खबरें सुनते रहते हैं कि एआई के वजह से जो है आईटी सेक्टर पर सबसे ज़्यादा मार पड़ी। गाहे बेगाहे सुनने को मिलता है कि 12,000 कई लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। तो उनको कहा जाता था कि ये तो वाइट कॉलर वाले जॉब हैं, इनकी नौकरियां गई। उसके बाद हम लोग मनी सेंटर में बड़ी चीज़ें बात की कि भाई इनका अगर नौकरी चला जाएगा तो हाउसिंग सेक्टर पर मार पड़ेगी, बैंकिंग सिस्टम पे कोलैप्स होने का खतरा है और तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अब ये जो बेचारे जो 10,000 12,000 कमा रहे हैं, गिग वर्कर्स हैं, सड़कों पर धूल फांकते रहते हैं, क्या इन पर भी अब गाज गिरने वाली है? क्या कितनी बड़ी चिंता का विषय है? देखिए, ये देश की जो थ्राइविंग गिग इकॉनमी है, जिसको लेके संसद से लेके तमाम जगहों पे इसको लेके बातचीत की जाती है, वित्त मंत्री भी बात करती हैं, कॉमर्स मिनिस्टर भी बात करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बात होती है। पूरा का पूरा जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम, भारत का जो स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम जो सबसे ज़्यादा फलता फूलता हुआ नज़र आ रहा है, वो इसी गिग इकॉनमी पर या गिग वर्कर्स पर आधारित है। क्योंकि मेनली वो जो स्टार्टअप्स हैं, ज़्यादातर जो बड़े लेवल पे हैं, वो इन्हीं गिग वर्कर्स के बूते यानी डिलीवरी वाले काम से जुड़े हुए हैं, ड्राइविंग, डिलीवरी, इससे। और इनके अब पूरे रोजगार पर, रोजी रोटी पर एक खतरा आता हुआ दिखाई दे रहा है। तकनीक असल में नौकरियां खा रही है और वो आईटी सेक्टर में विजिबल भी हो रहा है। इसी की एक्सटेंशन या इसी कड़ी में अगली मार जो है वो इन गिग वर्कर्स पर विशाल पड़ सकती है। शुरुआत इसकी अमेरिका से हो चुकी है जी, बड़े जी, तौर पे। जी जी। सर, अब डिलीवरी बॉय का ही उदाहरण लेते हैं। कहा जाता है कि जैसे देखिए, एक डिलीवरी बॉय को पहले 1 किलोमीटर पर बस 15 रुपये मिलता है, फिर उसके बाद हर किलोमीटर पर जो है 10 से 14 रुपये, और साथ ही ऐप पर रजिस्टर करने के लिए उनको 400 से 500 रुपये खर्च हो जाते हैं। यूनिफॉर्म का झमेला है, हेलमेट रखिए वगैरह वगैरह, बैग वैग लेते लेते इनको बेचारे को 1500 से 2000 रुपये खर्च हो जाता है। वही अब तुलना की जा रही है जो ड्रोन को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, ये कहा जा रहा है कि गुरुग्राम और बेंगलुरु में जो है ड्रोन से जो है डिलीवरी के सिस्टम की शुरुआत हो गई है, और वहाँ खर्च जो बैठ रहा है, एक ड्रोन पर खर्च बैठ रहा है 4 रुपये का। कहाँ 15 रुपये, कहाँ 4 रुपये। तो यही संकट है। बिल्कुल। देखिए, डिलीवरी करने वाले जो लोग हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, उन पर खतरा जो तकनीक का आया हुआ है वो दरअसल ड्रोन का और एआई का खतरा आ गया है। ये दोनों मिलके हजारों लाखों नौकरियों को खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका में अमेजॉन ने अपनी पूरी की पूरी प्रोसेस को रोबोटिक्स के जरिए इन्वॉल्व किया और उसमें हजारों नौकरियों के जाने का एक क्रम शुरू हुआ, जिसमें भारत में भी नौकरियां जाती हुई दिखाई दे रही है। पूरा का पूरा ऑटोमेशन करने का, एआई उसमें वो हो रहा है। अब जो लोग डिलीवरी कर रहे थे भारी भारी बैग लेके बाइक्स पे, दिन भर आपका 10 घंटे 12 घंटे डिलीवरी पे लगे हुए थे, फिर जो इंस्टामार्ट आ गए थे कि 10 मिनट में डिलीवरी, 7 मिनट में डिलीवरी, 6 मिनट में डिलीवरी, उस पे भी ये ड्रोन्स के जरिए डिलीवरी करने की जो व्यवस्था, जिसको
लाने की कोशिश की जा रही है, वो इन तमाम जो मतलब तकरीबन 1.25 करोड़ के आसपास अभी गिग वर्कर हैं जी। इनकी नौकरियों पे खतरा हो सकता है। ये जो तादाद है 1.25 करोड़ की, ये अलग अलग रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि अगले 5 साल में ये तादाद तकरीबन डबल हो सकती है, 2.5 करोड़ पे पहुंच सकती है। जी जी। तो ये 2.5 करोड़ लोगों की नौकरियों का, जिंदगियों का, रोजी रोटी का एक सवाल बनता हुआ यहाँ विशाल दिखाई अब दे सर, रहा है। जैसा कि आपने कहा कि अमेरिका से तो शुरुआत हो ही गई है, लेकिन अमेजन जैसे जो कंपनियां हैं उनके गोदामों में भी जो है ऑटोमेशन शुरू हो गया है। जैसा कि आप अमेरिका में बात करें, और यहाँ हमने गुरुग्राम और जो है बेंगलुरु का उदाहरण दे ही दिया है। अब इसी पर एक नीति आयोग की एक रिपोर्ट भी है बहुत, जैसा कि आप कह रहे हैं कि डबल होने वाली बात, 1.2 करोड़ जो गिग वर्कर्स हैं वो शायद आप डबल होने की बात कर रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रवीण सर अगर देखें तो 2030 तक जो है भारत में गिग वर्कर की जो संख्या है वो 12 मिलियन से बढ़कर 23.5 मिलियन तक भी हो सकती बिल्कुल है। वही 2.5 करोड़ जी, के आसपास तो पहुंचने आपकी की बात बातों है। को संपुष्टि करता हुआ दिख रहा है नीति आयोग की रिपोर्ट भी। लेकिन सर, इससे अब हम आपसे समझना चाहेंगे कि द बिगर पिक्चर की बात की जाए, इससे इकॉनमी को क्या खतरा है। उसके अलावा एक और बहुत ही जो है मार्मिक सा सवाल है सर, कि इनके हेल्थ को लेकर चिंता रहती थी। आपने तो कह दिया, कंपटीशन आ गया कि 9 मिनट में हम डिलीवर करेंगे, फला आदमी कह रहा है कि 6 मिनट में, और तीसरा व्यक्ति कह रहा है कि हम 7 मिनट में। उसी बीच इतनी हाई स्पीड से बाइक चला कर ही जाते हुए दिखते हैं गली में, नुक्करों में। लगता है कि भाई अब या तो ये किसी को मार देंगे या इनको कोई मार देगा। तो हेल्थ को लेकर भी बड़ा कंसर्न रहता है सर। नहीं, देखिए, गिग वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी नेट को लेके नंबर 1, नंबर 2 इनकी वर्किंग कंडीशंस को लेके, ये दोनों जो मसले हैं ये इन पे लगातार चिंताएं उठाई जाती रही हैं पिछले 4, 5, 6 साल से कम मैं इस चीज़ को होते हुए देख रहा हूँ। जब से जो ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन कारोबार में तेजी शुरू हुई है, ई कॉमर्स, पहले फ्लिपकार्ट और अमेजॉन या बाकी तमाम वेबसाइट्स थी, आपकी स्नैपडील हो गई, आईजी हो गई, इस तरह के तमाम जो वेबसाइट्स हैं उसमें जो लोग लगे हुए हैं, इनके वर्किंग कंडीशंस को लेके भी बात थी और इनके सोशल सिक्योरिटी नेट की बात थी। फिर सरकार ने एक बजट में ये कहा कि साहब हम इनको चाहते हैं कि ये ई श्रम पोर्टल के साथ जुड़ें। ई श्रम पोर्टल के साथ जुड़कर आप पीएम जो जन आरोग्य जो योजना है प्रधानमंत्री की, वहाँ पे आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो, उस तरह से आप बीमा का, हेल्थ इंश्योरेंस का आप लाभ उठा सकते हैं। बीच में प्रवीण सर, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूँ, बीच में पेंशन को लेकर भी बातें आ रही थी कि इन लोगों को पेंशन भी देने की बात। पेंशन देखिए मिलना तो तब शुरू हो जब आप पीएफ से इनको लिंक करेंगे, जब आप इनको उस फॉर्मल कैटेगरी में लेके आएंगे। अभी देखिए एक बात हुई यहाँ पे कि वर्किंग कंडीशंस कैसी है। वर्किंग कंडीशन में जो आप बता रहे 25 किलो का बैग, और आप सड़क पे जाइए, आपको मतलब हर 5वां 7वां अगर कोई बाइकर दिखाई देगा तो वो डिलीवरी करने वाला व्यक्ति होगा। तो चूंकि देश में नौकरियों की एक मुश्किल है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्वालिटी नौकरियों का मिलना और मुश्किल है। अनस्किल्ड वर्कफोर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उनको लोगों को एकोमोडेट किया आपका पूरा का पूरा जो ऑनलाइन का जो इकोसिस्टम है इसमें। इसी बात को तो दोहराते हुए भी दिखे थे सर सौरभ मुखर्जिया साहब कहिए या रघुराम राजन साहब, जो कहते रहते हैं कि अच्छी जॉब्स की बहुत जो है घोर दिक्कत है इस देश में। रघुराम राजन जो बात को उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि आप ये तो कह रहे हैं कि देश में नौकरियां पैदा हो रही हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी क्या है। फिर आपका आ जाता है कि साहब जॉब सिक्योरिटी कितनी है और सोशल सिक्योरिटी कितनी है। ना आपका पीएफ में, सरकार चाहती है कि इनको फॉर्मलाइज करे, यानी फॉर्मल सेक्टर के साथ इनको जोड़े, लेकिन वो काम हुआ नहीं। किसी तरह का पीएफ नहीं कट रहा आपका, किसी तरह की आपका पेंशन का इंतजाम नहीं है, किसी तरह के आपका बीमा की सुरक्षा नहीं है। आपको अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, आपके कोई अगर गिग वर्कर गुजर जाता है तो उसके पीछे उसके परिवार को सहारा देने के लिए क्या इंतजाम है, वो सारी चीज़ें जीरो हैं। यहाँ पे एक बेहद रिस्की एनवायरनमेंट में एक गिग वर्कर काम करता है। तो इस चीज़ की बात आप सिर्फ और सिर्फ रघुराम राजन नहीं करते। आप याद कीजिए जब स्टार्टअप्स की बात हुई थी तो पीयूष गोयल साहब ने भी यही बात कही थी। उनका रिबटल भी किया तमाम अलग अलग स्टार्टअप ओनर्स ने कि साहब आप जो धंधा कर रहे हैं वो केवल और केवल डिलीवरी से जुड़ा हुआ है। या तो हम ग्रोसरी घर पे जल्दी पहुंचा दें, या पका हुआ खाना जल्दी पहुंचा दें घर पे, या फिर हम सामान जो है जूते हो गए, स्मार्टफोन हो गए, इनको घर पे पहुंचा दें। तो वो घर पे पहुंचाने वाला जो डिलीवरी वाला मामला है उससे हटकर टेक रिलेटेड
जो स्टार्टअप्स हैं उनकी स्थापना देश में बहुत मुश्किल से हो रही है। जो पढ़े लिखे, जो आईआईटी से करे हुए जो स्टार्टअप ओनर्स हैं, फाउंडर्स हैं, उनको यहाँ ध्यान देना चाहिए, ऐसी उन्होंने बात वहाँ पे की थी। अब सर और द बिगर पिक्चर की बात कर लेते हैं हमसे। मान लीजिए सर, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स की वजह से अगर इन लोगों की नौकरियां जाती हैं तो देश में तो एक और समस्या उत्पन्न हो जाएगी, वो है बेरोजगारी का, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, ये भी तो हैम्पर होगा ना भाई। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस क्रिएट हो सकती है जो कि तकनीक की वजह से पैदा होगी। क्योंकि इसमें देखिए सबसे बड़ा मसला इस बात का है कि जो लोग इसके सेंटर में हैं, जो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ लोग इसके सेंटर में हैं, गिग वर्कर्स, उनके पास दूसरी ऐसी कौन सी स्किल है जिसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। अभी मान लीजिए अगर 20,000 कोई गिग वर्कर कमा रहा है, सपोज कोई डिलीवरी बॉय कमा रहा है, उसके पास दूसरा कौन सा साधन है जिसके जरिए वो 20,000 रुपये कमा सकता है। क्योंकि ये पूरा का पूरा वर्कफोर्स जो है वो अनस्किल्ड है। उसके पास केवल ड्राइविंग लाइसेंस है, अपनी बाइक है, और फिर वो गली मोहल्ले नुक्कड़ में मौजूद जो घर हैं वहाँ पे सामान डिलीवरी कर रहा है। एक पॉइंट से उसने सामान पिकअप किया और दूसरे पॉइंट पे जाके डिलीवरी कर। प्रवीण सर, ये भी एक बात आ रही है इस रिपोर्ट में, कहा जा रहा है कि ये लोग भी अपनी जो है अप स्किलिंग पर काम नहीं करते, या ऐसा एनवायरनमेंट मौजूद नहीं है जिससे इनकी जो स्किलिंग है वो इनहांस हो सके। देखिए, पैसा कमाने का स्ट्रगल इतना सख्त है, इतना कंपटीशन है, पेचीदा है, मुश्किल है कि उसमें आप समझिए कि जो 10-12 घंटे काम करके अगर 20,000 रुपये कमा रहा है, उसके बाद उसके पास कितना वक्त है खुद को रीस्किल करने का या अपस्किल करने का। तो इस पे जोर कौन देगा, इस पे फोकस कौन करेगा, वोकेशनल ट्रेनिंग कौन देगा, ये सब चीज़ें दरअसल शुरू होनी चाहिए सरकार के एंड से और बहुत बेसिक लेवल से। क्लास 8 क्लास 9 से ये चीज़ें शुरू होनी चाहिए थी। ये चीज़ें अब से 30-40 साल पहले की जानी चाहिए थी। 70s 60s के डिकेड से इस चीज़ की शुरुआत होनी चाहिए थी, जहाँ पे कि सरकारी नौकरियों के बजाय इस बात पे जोर दिया जाता कि आप अपना बिजनेस, आप खुद को स्किल्ड कैसे कर सकते हैं, आप किस तरह से पैसा कमा सकते हैं, उसकी तैयारी एक स्टूडेंट को कराई जाती जी। वो नहीं कराई गई। तो आज जब आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है कि साहब 60-70% आबादी तो है बिल्कुल युवा, लेकिन उसके पास स्किल के नाम पे क्या है? स्किल के नाम पे कुछ नहीं है। कोई 12वां पास है, कोई बीए या एमए की हुआ, जो कि अपने बूते कुछ कर नहीं सकता जी। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है विशाल। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अटैक ने दुनिया भर के देशों को हिला कर रख दिया है और इसका असर अभी भी लगातार देखने को मिल रहा है। भारत, जापान हो या फिर चीन, टैरिफ के चलते जो है ट्रेड वॉर की स्थिति तक जो है इन देशों में देखने को मिल गई है। अब अमेरिका की ट्रेड पॉलिसीज़ को लेकर जेपी मॉर्गन जो है उन्होंने बड़ी चेतावनी दी है। जेपी मॉर्गन के सीईओ जिमी डिमॉन ने अलर्ट करते हुए कहा कि अगर यूएस में व्यापार विरोधी नीतियां, अगर जो पॉलिसीज़ हैं वो जारी रही तो यूरोप जैसा आर्थिक संकट जो है देखने को मिल सकता है। अब प्रवीण सर, क्या सच में अमेरिका की हालात जो है बिगड़ने वाली है? और जबकि सर कुछ दिन पहले ही हम लोग मनी सेंटर में चर्चा की थी, ट्रंप साहब चिल्ला कर कह रहे थे कि जो लोग हमारे टैरिफ को लेकर जो सवाल उठाया करते थे वो तो सरासर मूर्ख आदमी है। देखिए हम लोगों के पास कितना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है कि अमीरों को छोड़कर हम $2,000, यानी अगर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 1.7 लाख रुपए जो है हम लोग दे रहे हैं। तो स्थिति ऐसी क्या पलट रही है भाई? तो ये तो सरकार को देने पड़ रहे हैं कोविड जैसी स्थिति में। तब भी कोविड में भी हालत खराब थी, लोगों की हालत अच्छी नहीं थी, जिस वजह से सरकार को लोगों को पे आउट देना पड़ा। अभी भी अगर कोई सरकार कहीं पे स्टिमुलस देती है तो इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी कमजोर है, लोगों की हालत पस्त है। भारत में सरकार अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग समृद्ध हैं, इकोनॉमी बहुत फल फूल रही है इसलिए सरकार उनको दे रही है। सरकार इसलिए दे रही है क्योंकि वो टारगेटेड जो तबका है उसकी हालत ऐसी नहीं है, उसको एम्पावर करने की या उसको सपोर्ट देने की जरूरत है सरकार को। लेकिन ट्रंप साहब तो इसको पॉजिटिव वे में बता रहे थे। तो अब फिर एक बिल लेकर आने वाली बात आ रही है कि साहब 500% टैरिफ लगा देंगे जो रशिया के साथ ऑयल ट्रेड करेगा। ट्रंप क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं, उससे वो बड़ी फ्रेजाइल पॉलिसी है उसमें उनकी, जहाँ पे कि आज जो चीज़ें कर रहे हैं या कह रहे हैं, कल उसके जस्ट उलट चीज़ें भी वो कर सकते हैं। H1B वीज़ा को लेके भी यही चीज़ें सामने आती हुई दिखाई दे रही कि जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं साहब हमको विदेशी स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। फिर कोई स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि साहब आप आओ यहाँ, लेकिन हमें स्किल कीजिए और फिर अपने देश जाइए। तो बाकी की दुनिया चूँकि
उनको कुछ पता है नहीं कि साहब हम आएंगे, आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और फिर हम आपको वहाँ से चले जाएंगे। तो खैर कुल मिला के पॉलिसीज़ जो हैं वो अनस्टेबल हैं, अनसर्टेन है, दुनिया भर पे इसका असर है, भारत पे भी इन अनसर्टेन पॉलिसीज़ का असर है। लेकिन एक जो बड़ी चीज़ है वो ये है, एक S&P के ही एनालिस्ट्स की रिपोर्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत ने इस अनसर्टेनिटी के बावजूद अपनी ग्रोथ को बचाए रखने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कर पाएगा। यूरोप सर, क्योंकि भारत में 140 करोड़ की आबादी है, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, और वहाँ की जो है इकोनॉमी जो है वहाँ तो बड़ा स्थिर है, स्टैग्नेंट हो गए हैं। बिल्कुल, वहाँ अमेरिका ने जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वोंड जिसे कहा जाता है, या जो खुद पे खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, वैसा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो अपने साथ किया है, जहाँ उन्होंने इतने ऊंचे टैरिफ लगाए कि खुद अमेरिकन लोगों के लिए अब सामान खरीदना मुश्किल हो गया है। एक मैं आज रिपोर्ट देख रहा था किसी न्यूज़पेपर में जिसमें यह कहा गया है कि जो भारतीय रह रहे हैं अमेरिका में, उनके लिए भी महंगाई और ख़ास तौर पे जो फूड इन्फ्लेशन है वो उनकी जेब को बड़े जोर से परेशान कर रहा है। वजह उसकी यह है कि भारत से आने वाले जो आइटम जो इस्तेमाल करते हैं वो सब महंगे हो गए हैं टैरिफ की वजह से जी। तो इंडियंस जो हैं अमेरिका में रह रहे हैं उनकी आफत हो गई है। जेपी डिमोन साहब ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप चाहे कुछ भी कह लें, कह रहे हैं कि टैरिफ से बहुत उनका जो है अमेरिका का जो खजाना है वो बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि महंगाई बढ़ी है। वो ये कह रहे हैं बिजनेस सेक्टर में दिक्कतें और बढ़ गई हैं। कई एक्सपर्ट्स जो है लगातार जो है अभी भी इन टैरिफ्स का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो आप डील वील करके नक्की करिए। नहीं बिल्कुल, और अल्टीमेटली अब नहीं तो साल भर के भीतर, 1.5 साल के भीतर अमेरिका को कोर्स करेक्शन असल में यहाँ से करना पड़ेगा। भारत के साथ भी डील की लेके अगर हम अपडेट को देखें तो अभी भी पीयूष गोयल साहब ने बोला है कि जल्दी ही अमेरिका के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के ट्रेड पैक्ट जो है वो जल्दी हो सके। लेकिन सर ऐसे स्टेटमेंट तो आती तो है कि जल्दी कर लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर ये कहते हैं कि 500% कम टैरिफ लगा देंगे। आप सबसे ज़्यादा जो है क्रूड ऑयल, अब रशिया से तो बात सच है ना सर, डेटा है हमारे पास, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट ऑफ इम्पोर्टर ऑफ रशियन क्रूड ऑयल। तो फिर हम पे भी तो वो बात कह देते हैं, तो घूम फिरा कर तो वही कहते हैं कि आप पर भी 500% का टैरिफ लगेगा। तो भारत का जो अब रशियन ऑयल ट्रेड जो है वो स्लाइटली कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, भारत ने एक और ऐलान किया है कि अमेरिका से एलपीजी का इंपोर्ट करेंगे। अपना 10% जो इंपोर्ट है वो भारत यूएस से करेगा एलपीजी का। तो भारत जो कह रहा था पहले से कि हम ठीक है, हम आपसे एनर्जी जो परचेज है उसको बढ़ाएंगे, तो इस दिशा में काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि चूँकि बहुत सारी चीज़ें फाइनल होती हुई दिखाई दे रही हैं, भारत और अमेरिका के बीच भी ट्रेड डील जल्दी विशाल हो सकती है। लेकिन सर ये जो यूरोप वाली जो बात है इसको फिर हम आपसे समझना चाहेंगे। यूरोप में भी क्या ऐसा ही कुछ संकट आया था जिसको लेकर जेपी डिमोन साहब कह रहे हैं कि देखिए यूरोप जैसा ही हालात हो जाएगा? यूरोप वाला मैटर हम लोग का छूट गया था सर, यूरोप में भी वैसी स्थिति हो गई थी। बिल्कुल, यूरोप की भी हालत, एक तो डिसइंटीग्रेशन हो गया था। बिल्कुल डिसइंटीग्रेशन हुआ यूरोप में, फिर देखिए ब्रेग्जिट हुआ जिसमें ब्रिटेन बाहर निकल गया यूरोपियन यूनियन के, पूरा जो यूरो करेंसी क्रिएट की। तो वो जो एक, और अगर आप यूरोप की ग्रोथ को देखेंगे पिछले कुछ अगर वर्षों में देखेंगे तो यूरोप की हालत जो है वो खस्ता सी ही नज़र आती है इकोनॉमीज़ की। और यही वजह है कि जब आप ग्रोथ नहीं कर रहे, भारत चौथे पायदान पे पहुंच गया तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ को पीछे छोड़ के, सरपास करके। और कहा यह जा रहा है कि 2028 तक 3rd पोजीशन पे भारत पहुंच जाएगा मात्र 3 सालों में। हाँ, तो तीसरी बड़ी इकोनॉमी भारत बन जाएगा, यानी अमेरिका, चीन और फिर भारत। उसके बाद सारे, तो यूरोप की हालत तो वैसे ही चरमराती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि अमेरिका इतनी बड़ी इकोनॉमी है, जितने बड़े टेक जो बड़े जायंट्स हैं वो अमेरिकन हैं, चाहे गूगल हो, चाहे मेटा हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे एनवीडिया हो। तो ये सब के बूते अमेरिका अभी अपनी इकोनॉमी को टिकाए रखे हैं। लेकिन ये जो पॉलिसीज़ हैं ये असल में अमेरिका की जो इकोनॉमिक जो हेजेमनी है उसको धीरे धीरे कमज़ोर कर रहा है। विशाल, चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया। प्रवीण सर, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।